हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑफ लॉ। आज की हमारी क्लास NTUGC नेट के पेपर कोड 58 लॉ की है, जिसमें हम पहली यूनिट जुडिस्प्रूडेंस को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले हम एक बार सिलेबस देख लेते हैं। इस यूनिट नंबर 1 में कुल 10 टॉपिक है, जिसमें नेचर एंड सोर्सेज ऑफ लॉ, स्कूल्स ऑफ जुडिस्प्रूडेंस, कॉन्सेप्ट एंड मॉरलिटी, कॉन्सेप्ट एंड लाइबिलिटी एंड ड्यूटीज, लीगल पर्सनैलिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी ऑनरशिप एंड पोजेशन, concept of liability, law, poverty and development, global justice, modernism and post modernism। कुल ऐसे 10 टॉपिक है और ऐसे करके कुल 10 यूनिट पूछी जाती है। तो आज की जो हमारी क्लास होगी वो होगी मीनिंग ऑफ जुडिस्प्रूडेंस पे, विधि शास्त्र की परिभाषा पर। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारी क्लास। तो जो जुडिस्प्रूडेंस है, जुडिस्प्रूडेंस शब्द की उत्पत्ति जो है वो जुडिस्प्रूडेंशिया से हुई है। तो हमारा जुडिस्प्रूडेंस है दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है जुडिस, दूसरा है प्रूडेंशिया। अब जुडिस का मतलब होता है लॉ, मतलब विधि, और प्रूडेंशिया का मतलब होता है ज्ञान से है, नॉलेज से है, ज्ञान से है। अर्थात विधि के ज्ञान को ही जुडिस्प्रूडेंस कहा गया है। अब ऐसा देखा जाए तो जुडिस्प्रूडेंस की कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि आज हमने ये डेफिनेशन पढ़ ली, इसका मतलब हमने जुडिस्प्रूडेंस कवर कर लिया। कई सारे डेफिनेशन हैं, जैसे कि हम जैसे ऑफेंस पढ़ते हैं तो ऑफेंस को आईपीसी के सेक्शन 40 में और सीआरपीसी के सेक्शन 2N में परिभाषित किया गया है। अब यदि कोई अन्य विधि होगी तो उस अन्य विधि में उस अपराध को परिभाषित कर दिया गया होगा। इसका मतलब कि वो जो परिभाषा वहां पे परिभाषा में दे दिया गया है, अपराध की परिभाषा, वही अपराध माना जाएगा। परंतु ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट हमारे जुडिस्प्रूडेंस के साथ नहीं है। जुडिस्प्रूडेंस की एग्जैक्ट डेफिनेशन देना ही बड़ा ही मुश्किल काम है। अब इस जुडिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन को कई सारे फिलोसोफर्स आए, उन्होंने अपने कालखंडों में उन्हें उसको परिभाषित किया और उन्होंने उसे विभिन्न वर्गों में परिभाषित किया। किसी ने उसे जुडिस्प्रूडेंस को विज्ञान बोला, किसी ने ज्ञान बोला, किसी ने उसे सिद्धांत के रूप में बोला और कई अन्य रूपों में भी उसे बोला गया है। आज इसी बारे में आज की जो हमारी क्लास होगी इसी बात में होगी कि किस रूप में जुडिस्प्रूडेंस को परिभाषित किया गया है। तो सबसे पहले आते हैं हम फिलॉसफी में। तो अब इसके लिए हमने कुछ ट्रिक बनाई है जो आखिरी में हम पढ़ेंगे। तो पहले हम फिलॉसफी से याद करेंगे पी। तो कहता है जिसे दर्शन के रूप में परिभाषित किया है। तो जुडिस्प्रूडेंस को जो दर्शन के रूप में जो है वो सिसेरो और ऑस्टिन ने परिभाषित किया है। तो सिसेरो कहते हैं कि जुडिस्प्रूडेंस इज द फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट ऑफ द नॉलेज ऑफ लॉ। तो जो नॉलेज है लॉ का वही जुडिस्प्रूडेंस होगा। तो कहते हैं कि विधि शास्त्र को ज्ञान के दार्शनिक पक्ष कहा था। अब ये एक चीज इंपॉर्टेंट है याद रखने लायक कि दार्शनिक पक्ष किसने कहा था। तो दार्शनिक पक्ष जो था वो सिसेरो ने कहा था। फिर आते हैं ऑस्टिन। तो ऑस्टिन की डेफिनेशन पढ़ने से पहले एक शब्द आया यहाँ पे, से बोलते पॉजिटिव लॉ। तो पॉजिटिव लॉ को हिंदी में बोला जाता है सकारात्मक विधि। सकारात्मक विधि क्या होती है? तो सकारात्मक विधि का मतलब होता है कि एक देश है, उस देश के सर्वोच्च विधान के द्वारा जो विधि बनाई गई है उसे हम कहते हैं सकारात्मक विधि। अब चूंकि हमारे जो ऑस्टिन जो थे वो एनालिटिकल स्कूल से थे, तो एनालिटिकल स्कूल के जितने भी व्यक्ति हो उन्होंने सबने ही बोला कि लॉ वो होता है जो सवेरियन कमांड के द्वारा बनाया जाता है, उसे ही हम लॉ कहते हैं, उसे ही हम विधि कहते हैं। तो ऑस्टिन ने इसे जुडिस्प्रूडेंस को वास्तविक विधि के दर्शन के रूप में कहा था, मतलब सकारात्मक विधि के रूप में ऑस्टिन ने इसे परिभाषित किया है। अब इसकी ट्रिक है जो मैंने खुद ने बनाई है। तो कहता है कि सिसिर मतलब हमारा सिसेरो की फिलॉसफी, मतलब इन्होंने इसे ऑस्टिन और सिसेरो ने इसे फिलॉसफी के रूप में परिभाषित किया था। जो सिसिर की जो फिलॉसफी का ज्ञान था उस ज्ञान से क्या हो गया, हमारा ऑस्टिन पॉजिटिव हो गया। जब हम किसी एक ऐसे एग्जाम को दे रहे होते हैं जो एमसीक्यूज बेस्ड होते हैं, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम कॉन्सेप्ट तो हमारा हो, बेसिक्स हमारे क्लियर हो, पर एग्जैक्ट पूरी की पूरी हम डेफिनेशन नहीं रट सकते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट ये होगा कि हम एक कोई शब्द, 2 या 3 शब्द, जो भी इसमें इंपॉर्टेंट शब्द होगा वो शब्द को हम पकड़े और जब वो शब्द हमको सामने दिखे तो हम उसको टिक कर सके। तो यहाँ पर हमें कुछ याद करना, इसीलिए हमने ट्रिक बनाई कि हमने बोला कि भैया जो सिसेरो थे, मतलब सिसिर थे, सिसेरो ने जुडिस्प्रूडेंस को फिलॉसफी के रूप में बताया,
जो कि एक ज्ञान के रूप में उन्होंने कहा कि सिसेरो की फिलॉसफी के ज्ञान से ऑस्टिन क्या हो गया भैया, पॉजिटिव हो गया। तो पहली थी हमारी फिलॉसफी जिसको हमने पी रूप में बताया। फिर इसके बाद आता है हमारा अगली जो थी वो थी प्रिंसिपल्स। अब जो प्रिंसिपल्स जो थी ये थी, इसको प्रिंसिपल्स के रूप में परिभाषित किया है दो व्यक्ति ने, एक का नाम था सीजे केटॉन और दूसरे व्यक्ति का नाम है हार्ट। तो हार्ट और केटॉन ने इसे प्रिंसिपल्स के रूप में परिभाषित किया। हार्ट ने कहा कि विधि शास्त्र के सामान्य सिद्धांतों के व्यापक अर्थ में विस्तृत अध्ययन तथा क्रमबद्ध व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त करता है। जुरिस्प्रूडेंस इज द स्टडी एंड अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। तो जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ जो है वो हमारे केटन ने कहे थे। फिर आता है हार्ट ने कहा कि जुरिस्प्रूडेंस को नियमों की व्यवस्था कही थी। उन्होंने जुरिस्प्रूडेंस को नियमों की व्यवस्था के रूप में बताया था कि एक नियम, एक देश है, उस देश में कुछ नियम बने और ये नियम किसी व्यवस्था के ऊपर बने होंगे, किसी पहलू पे आके बने हुए होंगे। तो जिस नियम के ऊपर बने हैं उसी को हम कहते हैं जुरिस्प्रूडेंस। तो अब इसकी ट्रिक है, तो ट्रिक हम ऐसे कहते हैं कि प्रिंसिपल ने केटन का जो केटॉन था हमने इसको केतन कर दिया। केतन के प्रिंसिपल ने उसे स्टडी के सिस्टमेटिक अरेंजमेंट के लिए कहा। तो उन्होंने बोला देख भाई ऐसे ना लफ्फाजबाजी करके तेरे से नेट नहीं निकलेगा, ये तुझे नेट निकालना है, जेआरएफ लेना है, तो तुझे सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करनी पड़ेगी इस स्टडी का। अब जो कि जाहिर सी बात है हार्ट है, अब तुझे रोज 4 से 5 घंटा या 10-10 12-12 घंटों से पढ़ने पड़ेगा। अब इस सिस्टम ऑफ रूल्स लगते हैं, मतलब एक रूल्स लगाने पड़ेंगे तुझे। तो ये कहा गया था, इसकी ट्रिक थी। तो केटन के प्रिंसिपल ने उसे स्टडी के सिस्टमेटिक अरेंजमेंट के लिए कहा जो कि हार्ट है, और इसके लिए सिस्टम ऑफ रूल्स लगते हैं। फिर इसके बाद आता है अगला जो था वो साइंस के रूप में परिभाषित किया गया। तो जुरिस्प्रूडेंस को विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया। किन लोगों ने किया है? तो सबसे पहले आते हैं सामन ने किया, फिर हॉलैंड ने किया, और तीसरे थे सीके एलन। तो सामन ने कहा कि विधि शास्त्र को नागरिक विधि का प्रथम सिद्धांत कहा था। तो जुरिस्प्रूडेंस को सॉलमन ने नागरिक विधि के प्रथम सिद्धांत के रूप में परिभाषित किया है। तो यहां जो उनका नागरिक विधि कहने का आशय जो है, उस विधि विशेषज्ञ से है जो किसी देश द्वारा अपने निवासियों के प्रति लागू की जाती है। मतलब जो उन्होंने नागरिक विधि कहा था, उस नागरिक विधि को कहने का तात्पर्य यह था कि एक ऐसी विधि होती है जो एक देश में जो रहने वाली जो संप्रभुत्व सरकार होती है उसके द्वारा लागू की जाती है, और जो उस देश में रहने वाले समस्त नागरिकों पर लागू होती है, उसे हम कहते हैं नागरिक विधि। फिर आते हैं हॉलैंड। तो हॉलैंड ने जुरिस्प्रूडेंस को फॉर्मल साइंस के रूप में परिभाषित किया था, फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। उनके अनुसार विधि शास्त्र विधात्मक विधि का प्रारूप है। पॉजिटिव लॉ का वही अर्थ होगा जो हमारे ऑस्टिन का था। फिर इसके बाद आते हैं सीके एलन। तो सीके एलन ने जो विधि शास्त्र था उसे वैज्ञानिक विश्लेषण के रूप में परिभाषित किया। तो उनके अनुसार विधि शास्त्र विधि के आधारभूत सिद्धांतों का वैज्ञानिक विश्लेषण है। जुरिस्प्रूडेंस इज द साइंटिफिक सिंथेसिस ऑफ एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। तो यदि हम इसकी ट्रिक देखें तो जैसी जाहिर सी बात है, एलियन को हम एलियन के रूप में पढ़ेंगे। तो एलियन जब हमारी इस पृथ्वी पे आएंगे तो वैज्ञानिक उनसे पूछे भैया तुम्हारे खून में पानी है कि क्या है, खून है कि नहीं है, मतलब एक मजाक था। तो कहता है कि भैया वैज्ञानिक विश्लेषण, जब एलियन आएंगे तो उनका वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा, तो इसे कहते हैं जुरिस्प्रूडेंस। तो सीके एलन ने उसे वैज्ञानिक विश्लेषण के रूप में परिभाषित किया था। फिर अगला आता है नॉलेज। जो चौथा पॉइंट था हमारा नॉलेज। तो अभी तक हम पढ़ चुके हैं पी से फिलॉसफी, पी से प्रिंसिपल, एस से साइंस, अब आया हमारा के, जिसे हमने कहा नॉलेज। तो जो नॉलेज को, विधि शास्त्र को नॉलेज के रूप में ऑल्पियन के द्वारा परिभाषित किया गया था। तो ऑल्पियन ने जुरिस्प्रूडेंस को कहा कि जुरिस्प्रूडेंस इज द नॉलेज ऑफ थिंग्स ह्यूमन एंड डिवाइन, जस्ट एंड अनजस्ट। उन्होंने विधि शास्त्र देवीय और मानवीय बातों का ज्ञान के रूप में कहा और उचित और अनुचित का विज्ञान कहा। उन्होंने कहा कि जो विधि शास्त्र होता है वो या तो देवीय होता है और मानवीय होता है, जो मानव के द्वारा या तो देवताओं के द्वारा बनाया गया है या मानवों के द्वारा बनाया गया है, जो उसके ज्ञान पर आधारित होता है, और जो उचित और अनुचित के विज्ञान के रूप में परिभाषित
होता है। तो इसकी ट्रिक है, इसको हमने ऐसे बनाया कि ज्ञान जो होता है वो ऑल पेन की दवा है, मतलब जितने भी दर्द होते हैं उसका मरहम जो है वो ज्ञान है। यदि हमारे पास ज्ञान है तो हम हर दर्द से उभर सकते हैं, जो हमें उचित और अनुचित को बताता है, जो हमें जस्ट और अनजस्ट की ओर बताता है। फिर आता है आई, तो हो गया हमारा अगला ई। तो आई मतलब विधि की नेत्र। तो लस्की ने जुडिस्प्रूडेंस को विधि के नेत्र के रूप में परिभाषित किया। इन्होंने जुडिस्प्रूडेंस इज द आई ऑफ लॉ, इन्होंने विधि शास्त्र को विधि के नेत्र के रूप में परिभाषित किया। यदि हम इसको ट्रिक देखें तो लस्की को हमने लड़की के रूप में लिखा, हमने बोला कि भैया लस्की जो था उसने नेत्र बोला था तो लड़की की नेत्र। फिर आता है लॉयर एक्स्ट्रावेंशन। तो अब जुडिस्प्रूडेंस जो था वो अगला आता है लॉयर एक्स्ट्रावेंशन। तो लॉयर एक्स्ट्रावेंशन के रूप में जुडिस्प्रूडेंस को प्रोफेसर जूलियस स्टोन, जूलियस स्टोन के द्वारा लॉयर एक्स्ट्रावेंशन के रूप में परिभाषित किया गया। जूलियस स्टोन ने कहा कि जूलियस स्टोन ने विधि शास्त्र को वकीलों के बहुमुखी रूप में अभिव्यक्त किया है। इसे वकीलों के बहुमुखी रूप में हम इसे कहते हैं लॉयर एक्स्ट्रावेंशन। तो लॉयर एक्स्ट्रावेंशन या वकीलों की बहुमुखी आएगा तो हमें याद रखना है कि जूलियस स्टोन्स ने कहा था। अब इन्होंने इसे 3 वर्गों में विभक्त किया। एक था विश्लेषणात्मक विधि शास्त्र, दूसरा था क्रियात्मक विधि शास्त्र और तीसरा था न्याय के सिद्धांत के रूप में उन्होंने परिभाषित किया है। अब आता है विधि शास्त्र का वर्गीकरण। तो विधि शास्त्र का वर्गीकरण 3 व्यक्तियों के द्वारा किया गया, सामंट के द्वारा, ऑस्टिन के द्वारा और जेरमी बेंथम के द्वारा। अब सामंट ने जुडिस्प्रूडेंस को 2 भागों में बांटा। उन्होंने बोला कि जो जुडिस्प्रूडेंस होता है वो सामान्य विधि शास्त्र होता है और विशिष्ट विधि शास्त्र होता है। फिर इसके बाद आता है ऑस्टिन। ऑस्टिन ने विधि शास्त्र को भी 2 भागों में बांटा। उन्होंने बोला कि विधि शास्त्र जो होता है वो सामान्य विधि शास्त्र होता है और जो दूसरा होता है वो विशिष्ट विधि शास्त्र होता है। इस सामान्य विधि शास्त्र को सैद्धांतिक विधि शास्त्र भी कहा जाता है, इसको हम सैद्धांतिक विधि शास्त्र भी कहते हैं। अब पहले प्रश्न उठता है कि सामान्य विधि शास्त्र क्या होता है। तो सामान्य विधि शास्त्र का मतलब होता है एक देश है, उस देश में जो कॉमन प्रिंसिपल्स है, जितने भी उनके लीगल सिस्टम्स हैं, उन लीगल सिस्टम्स के लिए जो कॉमन प्रिंसिपल्स है, उन कॉमन प्रिंसिपल्स को ही हम सामान्य विधि शास्त्र कहते हैं। फिर आता है विशिष्ट विधि शास्त्र क्या होता है। तो कहता है विशिष्ट विधि शास्त्र हम उसे कहते हैं एक देश है, उस देश के भीतर हर विषयों के लिए अलग अलग विधि बनाई गई है। जैसे हमारे देश में संविदाओं के लिए अलग से विधि है, संपत्ति अंतरण के लिए अलग से विधि है, सिविल प्रक्रिया से संबंधित के लिए अलग विधि है, क्रिमिनल के लिए अलग विधि है। अलग अलग विषयों के ऊपर अलग अलग विधियां बनाई गई है। तो उन विषयों में से किसी एक के विषय में जब हम बात करते हैं या उनमें से किसी कुछ के बारे में बात करते हैं तो उसे हम कहते हैं विशिष्ट विधि शास्त्र। अब आते हैं जेरमी बेंथम। अब जेरमी बेंथम ने विधि शास्त्र को भी 2 वर्गों में बांटा। उन्होंने एक वर्ग दिया व्याख्यात्मक, दूसरा था सेंसोरियल मूल्यमात्मक विधि शास्त्र। तो जो व्याख्यात्मक विधि शास्त्र था, इस व्याख्यात्मक विधि शास्त्र का मतलब होता है कि विधि क्या है। इसका मतलब होता है विधि क्या है। और मूल्यात्मक विधि शास्त्र का मतलब होता है कि विधि कैसी होनी चाहिए। कैसी विधि कैसी होनी चाहिए। अब विधि क्या है, इस विधि क्या है को मतलब जो व्याख्यात्मक विधि शास्त्र है इसको भी 2 रूप में बांटा गया जेरमी बेंथम के द्वारा। एक बांटा उन्होंने प्राधिकारिक के रूप में, एक दूसरा बांटा उन्होंने अप्राधिकारिक के रूप में। तो कहता है प्राधिकारिक का मतलब होगा कि एक ऐसी विधि है जो देश के राज्य के विधानमंडल के द्वारा बनाई गई है, उस विधि को हम कहते हैं प्राधिकारिक विधि। और अप्राधिकारिक विधि जो होती है उसे हम कहते हैं कि जो विधिक साहित्य के द्वारा प्रतिपादित की गई है उसे हम कहते हैं अप्राधिकारिक विधि। तो ये था हमारा जुडिस्प्रूडेंस के मीनिंग की क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ उसे शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।